हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हमने स्टडी किया द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज पाई जाती हैं, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना एक साथ या अलग अलग या एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपन देखते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में रखेंगे अपन। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। लोग अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जितना नॉलेज था लोगों का, वैसे ही वो चीज़ों को या ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं? ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहले ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया होगा उनकी उपयोगिता के आधार पर, या कौन सा ऑर्गेनिज्म से क्या काम में लिया जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट क्या काम में आता है, क्या यूजेस हैं उसके। और तो ये तो यूजफुल प्लांट्स हो गए, और कुछ यूजफुल प्लांट्स एनिमल्स हो गए। फिर कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, मतलब वो अनुपयोगी हो गए। तो मतलब इस तरीके से कोई ना कोई तरीके, कोई ना कोई बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश हमेशा रही है। लेकिन कोई भी साइंटिफिक तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका क्लासिफिकेशन का नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी एरिस्टोटल ने। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी एरिस्टोटल, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की, ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की। इन्होंने ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक बनाया प्लांट्स और एक बनाया एनिमल्स। ठीक है, एक ग्रुप बनाया प्लांट्स का और एक बनाया एनिमल्स का। प्लांट्स के अंदर इन्होंने किसको रखा? प्लांट्स के अंदर इन्होंने रखा ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स कुछ बेसिस बनाए इन्होंने, तो प्लांट्स को इन्होंने रखा किसके अंदर? हाँ सॉरी, इन्होंने 2 ग्रुप बना दिए सारे ऑर्गेनिजम्स का। एक तो प्लांट्स का बना दिया और एक बना दिया एनिमल्स का। फिर प्लांट्स को इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसे? उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर से दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके आधार पर इन्होंने प्लांट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, इस टाइप से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया ब्लड। एक तो ऐसे ग्रुप, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट है। तो इन्होंने कुछ हद तक साइंटिफिक तरीका अपनाने की कोशिश की एरिस्टोटल ने। अब इसके बाद में जो अपना इंपॉर्टेंट है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया?
लिनियस, कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली दी, टू किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर भी इन्होंने भी क्या किया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज में, टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, टू किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक में रखा किनको, प्लांट्स को, एक ग्रुप में रखा किसको, प्लांट्स को, और वो किंगडम कौन सा बन गया, किंगडम प्लांटी। कौन सा बन गया, किंगडम प्लांटी, पादप जगत। दूसरा जगत एनिमल्स, उसके अंदर किसको रखा, एनिमल्स को, और ये किंगडम बन गया एनिमेलिया, ये किंगडम बन गया एनिमेलिया। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ बेसिस बनाए इसने कि प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को इसने रखा, एनिमेलिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा। तो प्लांटी का जो किंगडम था उसके अंदर रखा इन्होंने ऑटोट्रॉफिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ, स्वयंपोषी, या फिर हम बोले जिनके एक तो यह हो गया ऑटोट्रॉफ। दूसरा इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और डू नॉट मूव, जिनके अंदर चलन नहीं पाया जाता है, जो गति नहीं करते हैं, वो आ गए इसके अंदर। ठीक है। अब एनिमेलिया के अंदर इसने रखा एक तो हेट्रोट्रॉफ, विषमपोषी जंतुओं को, विषमपोषी जीवों को। दूसरा ये मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और दूसरा इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सारे ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में, टू किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये कितना सक्सेसफुल रहा, क्या इसके, अब हमें पता है कि जो हमारा एक्सेप्टेबल सिस्टम है वो है 5 किंगडम सिस्टम। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां, कौन कौन से कारण जिसकी वजह से ये असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अब इन्होंने क्या किया, एक तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। मतलब इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, इन्होंने में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया, एक ही ग्रुप में इनको अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया इनको। जैसे अपन एग्जांपल के द्वारा बताएं, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये है प्रोकैरियोट्स। ये दोनों क्या है, हमें पता है प्रोकैरियोट्स है। इन दोनों को, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, इनको प्लांट्स के साथ रख दिया। किसके साथ रख दिया, इनको रख दिया प्लांट्स के साथ। ठीक है, जो कैसे हैं, यूकैरियोट्स, मतलब इनको प्लांटी किंगडम के अंदर रख दिया। ठीक है, समझ में आया। पहला रीजन क्या है कि इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, जिससे इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहा, और इनको रख दिया, जैसे एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को प्लांटी किंगडम के अंदर प्लांट्स के साथ इन्होंने रख दिया। तो पहला रीजन ये है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं रखा। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया, इनको भी एक ही ग्रुप के अंदर इन्होंने रख दिया। जैसे इसको अपन समझे, प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोआ अपन ने देखा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सब क्या यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर है। और इन प्रोटोजोन्स को जैसे प्रोटोजोआ मतलब अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा, प्रोटोजोआ मतलब अमीबा। तो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, और इस प्रोटोजोआ को रख दिया किसके साथ, एनिमल्स के साथ, एनिमेलिया ग्रुप के अंदर। और एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर एक और मतलब रीजन है इसके असफलता का, अनसक्सेसफुल होने का, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ इन्होंने रख दिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि कौन हेटेरोट्रॉफ है कौन ऑटोट्रॉफ है। तो हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों को एक साथ रख दिया है कि ग्रुप के अंदर। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ विषमपोषी एंड स्वयंपोषी। तो ऐसे जीवों को इन्होंने एक साथ रख दिया। जैसे बात करें फंजाई, फंजाई यानी कवक। कवक कैसे हैं? कवक हमें पता है विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और इस फंजाई को, इस कवक को इन्होंने रख दिया किसके साथ में? प्लांट्स के साथ, प्लांट किंगडम के अंदर इसको रख दिया। ठीक है। ऐसे ही एक है युगलिना। ऐसे क्या है? युगलिना है। युगलिना, युगलिना के अंदर क्या पाया जाता है? युगलिना के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। युगलिना के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और इस युगलिना को किसके साथ रख दिया? इसको रख दिया हेटेरोट्रॉफ जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उन हेटेरोट्रॉफ प्रोटोजोन्स के साथ इन्होंने रख दिया, जिसके पास इनका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, कैसे किया। ठीक है। नेक्स्ट है अपना लास्ट, जैसे कुछ सिंपल एनिमल है, सिंपल और जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। तो सिंपल एनिमल्स को इन्होंने क्या किया? जो हायर डेवलप यानी कॉम्प्लेक्स हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ इन्होंने इसको रख दिया, सिंपल ऑर्गेनिज्म को। तो ये भी क्या है? एक सही तरीका नहीं है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन का। तो इसका एग्जांपल अपन बता सकते हैं कि जैसे प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने इसको प्रोटोजोन्स को ह्यूमन बींग्स जो कि मोस्ट डेवलप्ड हाईली डेवलप्ड एनिमल है उसके साथ इन्होंने एनिमेलिया के अंदर रख दिया। दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसको रख दिया प्लांटी किंगडम के अंदर, प्लांट्स के साथ। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अपना जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। किसने दिया था ये? RH व्हिटेकर ने दिया था ये वाला सिद्धांत। ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन से बेसिस बनाए क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के लिए कौन कौन से आधार बनाए, कौन कौन सी चीजों का आधार बनाया? उसमें सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, या हम बोल सकते हैं सेल टाइप। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? सेल टाइप की कौन से प्रकार का सेल पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो पहला आधार यह है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब शारीरिक संगठन, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, स्वयंपोषी है या विषमपोषी है। नेक्स्ट जो है वो है अपना लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जैसे वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब भोजन बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला। कंज्यूमर है या फिर किसी से बना बनाया फूड लेने वाला, या फिर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जैसे किसी डेड बॉडी है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उसको सड़ाने गलाने का काम करने वाला है वो। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ये है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब इवोल्यूशनल हिस्ट्री,
कि उसका कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब बेसिस बनाया किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने, और इसके आधार पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, 5 जगतों में वर्गीकृत किया इन्होंने, जिसमें 5 जगत हैं। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, इनमें 5 किंगडम है हमारे पास में। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, 5 जगतों में वर्गीकृत किया। इनको अपन एक एक को लेकर के स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। बात करते हैं अपन किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा, देखो अभी हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। अब इससे रिलेटेड 5 किंगडम सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो ये था कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें कौन सा एक बेस नहीं है, मतलब वर्गीकरण का आधार नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से था ये कि 5 kingdom system of classification suggested by Whittaker is not based on इसमें 5 जगत प्रणाली जो कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई, इन्होंने मतलब ये वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित नहीं है, कौन सा इनका बेसिस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन था इसके अंदर, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ बता रहा हूं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब एक विकसित केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति, एक ये आधार। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन का प्रकार। तीसरा ऑप्शन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रकार। और लास्ट ऑप्शन था इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने देखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा अभी अपन ने। फर्स्ट बेसिस कौन सा था, सेलुलर सेल टाइप का, कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। तो ऐसे सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक, जिसके अंदर नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक। तो फर्स्ट बेसिस था उसके अंदर। दूसरा न्यूट्रिशन की अपन बात करें, न्यूट्रिशन का भी था ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, तो ये ऑप्शन भी था, ये बेसिस भी था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी टाइप यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी था अपन ने। तो और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनन का प्रकार, ये ऑप्शन ये बेसिस नहीं था वहां पर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस नहीं है, इसके ऊपर बेसिस नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनेरा की, मोनेरा जगत। अब यहाँ पर देखना अपन जो भी आगे पढ़ेंगे, जितने भी किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई जो भी है, इन सब के अंदर तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की। अब देखो जो भी अपन किंगडम पढ़ेंगे आगे, उनको कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, इनको अपन एक पॉइंट्स बना के पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो हमें ये इजीली अच्छे से समझ में आएंगे, हमें लर्न करने में पढ़ने में आसानी होगी हमें। तो कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले अपन बताते हैं हैबिटेट।
कि जो भी और किंगडम अपन पढ़ रहे हैं उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, उनका आवास क्या होता है। तो हैबिटेट पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं उसका सेल का स्ट्रक्चर, उसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन, ठीक है, सेल की डिटेल पढ़ते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर एक तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जैसे उसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स उसके अंदर टिश्यूज बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं तो कौन से बना रहे हैं, मतलब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, मतलब एनाटॉमी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर अपन पढ़ते हैं। और यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में शेप, साइज, शेप पढ़ेंगे, यहाँ पर साइज पढ़ेंगे एंड सेल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अपना ये स्ट्रक्चर वाला हो गया। इसके बाद में न्यूट्रिशन, कि इस ग्रुप के अंदर, इस किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद में सिग्निफिकेंस, उपयोगिता। जो इन टॉपिक्स में, इन पॉइंट्स में अपन इन किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो अपना टॉपिक ये वाला पॉइंट है सिग्निफिकेंस वाला, यहाँ पर इसके लिए हमारे 12th की बुक में अलग से टॉपिक, अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर प्लांट्स वाला जो सिग्निफिकेंस है वो इकोनॉमिक बॉटनी में आ जाता है। और यहाँ पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रोब्स है, इनका सिग्निफिकेंस यूजेस भी हमारे लिए अलग से चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो इनको अपन यहाँ ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ते हैं अपन इन पॉइंट्स के अंदर इनको डिटेल में। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनेरा की। जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन इसका। जनरल इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि मोनेरा जो किंगडम है इसको कौन रिप्रेजेंट करता है। मोनेरा रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मोनेरा को, ठीक है। यहां पर मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जनरली स्मॉलर, सामान्यतः कैसे होते हैं, छोटे होते हैं ये, ठीक है, छोटे होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब अपना जो गुणन है, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है ये यूकेरियोट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा तो एज ए कंपैरेटिवली यूकेरियोटिक के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी अपना नंबर बढ़ा लेता है ये, ठीक है। तो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज ए कंपैरेटिव यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। हैबिटेट अपन देखते हैं, ये फाउंड एवरीवेयर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये सभी जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये सोइल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, एयर और वाटर, सभी जगहों पर ये जो मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अनयूजुअल कंडीशंस या अनयूजुअल हैबिटेट में भी इसके ऑर्गेनिज्म यानी इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहां पर रहते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं जैसे हॉट स्प्रिंग, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पर होता है, हॉट स्प्रिंग,
गर्म वातावरण में भी पाए जाते हैं ये। दूसरा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट ये ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। दूसरा है डेजर्ट में पाए जा सकते हैं, ये डेजर्ट में पाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये पाए जा सकते हैं बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी स्नो। कोल्ड एनवायरनमेंट में, कोल्ड टेम्परेचर में पाए जा सकते हैं। इसी के साथ डीप ओशन, गहरे समुद्रों में भी ये पाए जा सकते हैं। तो ये इनका कुछ अनयूजुअल, असामान्य हैबिटेट है। देखा हमने यहाँ पे कि सभी जगह पर ये पाए जा सकते हैं, सॉइल, एयर, वाटर के अंदर। अनयूजुअल, असामान्य आवास, हॉट स्प्रिंग यानी गर्म वातावरण में पाए जा सकते हैं। एज ए पैरासाइट इंटेस्टाइन में भी ये पाए जा सकते हैं। इसके बाद डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर, लो पीएच, एडवर्स कंडीशन में भी ये मिलते हैं ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं साइज, साइज ऑफ मोनेरा। ये स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं। तो इनका साइज होता है अबाउट 2 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्या होता है ये? स्मॉलेस्ट सेल यानी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है एक तरीके से, और इसका साइज होता है अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, शेप, शेप के बेसिस पे देखना इंपॉर्टेंट। शेप में देखना आप, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये हो सकते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स गोल। ठीक है, जब स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल को अपन बोलेंगे कॉकस। स्फेरिकल को बोलेंगे अपन कॉकस। और जब ये कॉकस सिंगल होगा, क्या होगा? यहां पे ये सिंगल होगा तो इसको अपन बोलेंगे माइक्रोकोकस। क्या बोलेंगे इसको? इसको अपन बोलेंगे माइक्रोकोकस। डबल होगा, ऐसे डबल होगा एक साथ तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिप्लोकोकस। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिप्लोकोकस। ठीक है, अगर ये चेन के अंदर होगा, चेन के अंदर होगा, जैसे ये बन गई इसकी चेन, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको अपन? यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेप्टोकोकस। ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अगर यहाँ पर ये ग्रुप्स के अंदर एक क्लस्टर, गुच्छे के रूप में पाया जाता है, क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है, गुच्छे या क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टेफाइलोकोकस। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब एक तो हो गया अपने स्फेरिकल। दूसरा ये हो सकता है रोड शेप। रोड शेप, जैसे ये रोड शेप है। ठीक है, तो रोड शेप को अपन बोलते हैं बेसिलाई। प्लूरल है, सिंगुलर होता है बेसिलस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिलस जो है वो एक चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जो बेसिलाई है इसके ऊपर फ्लैजिलेट भी पाए जा सकते हैं, अंदर फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपना एक और है ये शेप स्फेरिकल, रॉड शेप। इसके अलावा और होता है कोमा शेप। कोमा शेप के अंदर आता है विब्रियो। कोमा शेप के अंदर आएगा क्या? विब्रियो। इसके अलावा स्पाइरल फॉर्म में आता है स्पाइरलम। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं मोनेरा के अंदर। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर या शेप वाला पार्ट। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो न्यूट्रिशन या पोषण से अपन क्या समझते हैं? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया या भोजन ग्रहण करने का तरीका, ये कहलाता है न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन है मोनेरा के लिए। मोनेरा के ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल होते हैं। क्या होते हैं ये? मोनेरा इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। हमारी लिखी हुई है लाइन, मोनेरा इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। संरचना में क्या होते हैं? ये सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। मतलब ये इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के तरीके पाए जाते हैं। इनके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, पोषण विविधता पाई जाती है। और न्यूट्रिशन किसके अंदर है? मेटाबॉलिक के अंदर। तो इनके अंदर क्या होती है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, देखो अपन इसको समझते हैं कि कैसे इसके अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन के टाइप के अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का टाइप होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एक तो ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक विषमपोषी। ऑटोट्रॉफिक यहाँ पर 3 टाइप से होता है। ऑटोट्रॉफिक 3 टाइप से होगा, ऑक्सीजेनिक, अनऑक्सीजेनिक और तीसरा होगा यहाँ पर कीमोट्रॉपिक। कौन सा? सॉरी, कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक आएगा पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफिटिक, और एक और है यहाँ पर सिम्बायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन का टाइप है मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में। ऑटोट्रॉपिक, ऑक्सीजेनिक, अनऑक्सीजेनिक, कीमोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक वाला है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। अब इनको अपन एक एक को लेकर स्टडी करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे होता है, हेटरोट्रॉपिक कैसे होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की। ध्यान से समझना यहाँ पर, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पर स्वयं खुद बनाने का भोजन स्वयं बनाने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखना, ऑटोट्रॉपिक है तो ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मान लो ग्लूकोज, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं फूड। क्या बनाते हैं ये? ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। कोई भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, इस प्रोसेस के लिए चाहिए अपन को, एक तो यहाँ पर चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए यहाँ पर? 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए एनर्जी और एक चाहिए हाइड्रोजन। एक क्या चाहिए? एक क्या चाहिए? हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना अपन को। हम फोटोसिंथेसिस में अपन पढ़ते हैं कि एनर्जी चाहिए और एक चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो
तो इसके बेसिस पर हम इस ऑटोट्रॉफिक को डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी यहां पर है, मान लो केमिकल रिएक्शन। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। क्या है? सनलाइट। और सनलाइट है तो क्या वो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे अपन? फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे इसको? फोटो ऑटोट्रॉफिक। समझ में आया? यहां पर देखो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके लिए इसको दो चीजें चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए और एक चाहिए हाइड्रोजन। क्या चाहिए? एक एनर्जी और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शंस है, मतलब यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन के लिए अपन को चाहिए एनर्जी। और अगर एनर्जी यहाँ पर मिल रही है केमिकल रिएक्शन से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। और ये प्रोसेस कहलाएगी फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फोटो ऑटोट्रॉफ। तो पहले अपन बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की और उसके बाद अपन बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ की। देखो ध्यान रखना, अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अब कीमो ऑटोट्रॉफिक, या इसको अपन बोल सकते हैं कीमोसिंथेटिक। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अब यहां पर क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड बैक्टीरिया के अंदर एक सेल होती है। आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर यहां पर क्या होती है? सेल के बाहर यहां पे होती है रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? सेल के बाहर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर बनेगी एनर्जी। क्या बनेगी? यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। और इस एटीपी का यूज किया जाए किसमें? मेकिंग ऑफ फूड। ये क्या बनाएंगे इससे? ये बैक्टीरिया जो भी है मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे? इस एनर्जी को फूड बनाने में यूज करेंगे। जैसे ये है सेल, ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? यहाँ पर सेल है। ये क्या हो रहा है इसका? ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। यहाँ पर हो गया इसका सेल से बाहर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? यहाँ पर इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगी? एनर्जी। यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर बनेगी एनर्जी। एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। और ये एटीपी क्या काम आती है? एटीपी काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में या फूड बनाने में काम आती है। समझ में आया? तो यहाँ इस तरीके से एनर्जी का सोर्स क्या है? सेल से बाहर होने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना एक कीमोट्रॉफिक वाला पार्ट चल रहा है, इसको अपन और देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एग्जांपल्स जैसे मान लो हमारे पास में है एक NH4 प्लस अमोनिया। ठीक है। अमोनिया का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? NO2 माइनस नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में। मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है सेल से बाहर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपन पढ़ते हैं कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में।
नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कौन करता है, किसकी हेल्प से होती है ये प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हेल्प से ये वाली प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, यहाँ पर है नाइट्रोसोमोनास। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे पास में एक और है हमारे पास में नाइट्रोकॉकस। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इन बैक्टीरिया के सेल के बाहर ये वाली प्रोसेस हो रही है, इससे जो एनर्जी बन रही है ये इससे अपना फूड बना रही है। क्या बना रही है, ये इससे अपना फूड बना रहे हैं। एक और है, जैसे मान लो ये नाइट्राइट बन रही है, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, वापस क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रही है NO3-, किसमें कन्वर्ट हो रही है, NO3-, मतलब क्या बन गया ये बन गया नाइट्रेट। क्या बन गया ये, नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर करने वाले यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं नाइट्रोबैक्टर, एक और है नाइट्रोसिस्टस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, कीमो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, आई होप समझ में आया। कीमो ऑटोट्रोफिक क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस जो सेल के बाहर होती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बैक्टीरिया है या मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो अपन पढ़ते हैं, ये जो भी सेल के बाहर होने वाली प्रोसेस है, ये अपन पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनके अंदर। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन, इनके रिसाइकलिंग में हेल्प कौन करते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म इन सब के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कीमोट्रोपिक के बाद में फोटो ऑटोट्रोफिक। फोटो ऑटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, देखो फोटो ऑटोट्रोफिक में हमें पता है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट। यहां पे क्या है, सनलाइट। यहां पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास में है सनलाइट। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो सनलाइट हो गई। सनलाइट के अलावा एक होता है पिगमेंट। जो सनलाइट है, सनलाइट को यूज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, पिगमेंट। क्या होना चाहिए, पिगमेंट होना जरूरी है। तो लाइट और पिगमेंट होना जरूरी है, जिनके अंदर फोटोट्रोपिक की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है अपन ने। फोटोसिंथेसिस में अपन ने देखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये वाटर है, वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन। वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है एक, ठीक है, और ये बन जाएगा AH+, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बन रही है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बन रही है, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगी, ये जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये AH जो ये है हाइड्रोजन देने वाला, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा और यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज, या जो फूड बनता है ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पता है, देखो ये लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फोटो ऑटोट्रोपिक को अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक तो ऑक्सीजनिक, मतलब ऑक्सीजन बनाने वाला, और एक होता है अनऑक्सीजनिक। एक कौन सा है, एक है अनऑक्सीजनिक, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजनिक और अनऑक्सीजनिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन है, ऑक्सीजन बन रही है, तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन हो गया,
H2O। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन हो गया? H2O। ठीक है, अब बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद कौन बन रहा है? यहाँ पे सह उत्पाद बनता है ऑक्सीजन। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कौन बन रहा है? इसके अंदर बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन, सह उत्पाद बन रहा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इसीलिए इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑक्सीजनिक। यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर बनती है ऑक्सीजनिक। यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर बन रही है ऑक्सीजनिक। इसका एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर अपन बात करें नोस्टॉक एनाबीना। कौन? नोस्टॉक एनाबीना आ जाते हैं इसके अंदर। और इनके अंदर नोस्टॉक एनाबीना, और यहाँ पर इनके पास में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल ए। देखो लाइट एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर क्लोरोफिल ए होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए होता है। इसके अलावा यहाँ पर पीएच सेकंड भी क्या होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगी? फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा अपन ने ऑक्सीजनिक वाला। ठीक है, इसी के साथ दूसरा वाला है अनऑक्सीजनिक। अब हम बात करते हैं अनऑक्सीजनिक की। अनऑक्सीजनिक में क्या होगा? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा? अदर देन H2। क्या होगा यहाँ पर? अदर देन H2O। वाटर के अलावा कोई भी हाइड्रोजन का सोर्स यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो अब देखो वाटर यहाँ पर सोर्स नहीं है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन में नहीं बनेगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा? बाय प्रोडक्ट इज नॉट ऑक्सीजन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अनऑक्सीजेनिक प्रोसेस। ठीक है, अनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोपिक के अंदर आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सोर्स है H2S। क्या है? H2S। ठीक है, ये A है, यहाँ पर क्या बनेगा? AS और सॉरी AH। ठीक है, और क्या बनेगा? यहाँ पर बाय प्रोडक्ट सल्फर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा सल्फर। यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट सल्फर। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इसको अपन? सल्फर बैक्टीरिया। इसको अपन बोलेंगे सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसको भी देखना, हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये अनऑक्सीजनिक की प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है यूज H2S, एक में दो हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? H2S। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर यूज होता है किसका? यहाँ पर यूज होगा H2S के अलावा कोई भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा? H2S के अलावा कोई भी हो सकता है। अदर देन H2S। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अदर देन H2S अपन यूज करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको क्या बोलेंगे? सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको अपन बोलेंगे सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर बाय प्रोडक्ट सल्फर नहीं बनता है, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट अदर देन सल्फर, सल्फर के अलावा दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर अपन कंपाउंड काम में ले रहे हैं ये वाला, मतलब यहाँ पर H2S नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर H2S नहीं है, नॉट H2S।
H2S को यूज नहीं करेंगे अपन यहाँ पर, तो H2S को यूज नहीं करेंगे तो सल्फर भी बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं मिलेगा अपन को, ठीक है। तो ये सल्फर बैक्टीरिया हो गया, और इस वाले को अपन बोलेंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसको अपन बोलेंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बन गया ये, या आ गया हमारे पास में नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसी के साथ अगर अब सल्फर बैक्टीरिया के अंदर देखो पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पर पिगमेंट है कौन सा, पिगमेंट है पर्पल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है और ग्रीन पिगमेंट मान लो बैक्टीरियोफिल प्रेजेंट है, क्या है, बैक्टीरियोफिल प्रेजेंट है, तो ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक टाइप तो ये हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसी के साथ यहाँ पर इसके अंदर अपन बात करें वही एक पिगमेंट ग्रीन और एक पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे ही पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि फोटोट्रॉपिक में अनऑक्सीजेनिक का जो टाइप है वो कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी ओवरऑल ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या क्या हमने देखा। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने देखा, ऑटोट्रॉफिक में एक तो हमने किया कौन सा, इसके अंदर हमने किया एक तो कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखा अपन ने, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होना चाहिए आउटसाइड ऑफ द सेल के बाहर होना चाहिए। और यहाँ पर एनर्जी का सोर्स कौन होता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर देखा फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ये हमने पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, किस बेसिस पे, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पर है सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, ठीक है। इसके बाद में हमने इसको डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक, ठीक है। किस बेसिस पे, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजनिक के अंदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी अदर देन H2O के अलावा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये कहलाती है अनऑक्सीजेनिक, ठीक है। ऑक्सीजेनिक के अंदर हमने देखा कि H2 हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। इसी के साथ साथ इसका एग्जांपल क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है इसका एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया। अनऑक्सीजेनिक के अंदर हमने देखा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन अदर देन H2O के अलावा होता है, ठीक है। फिर इसके टाइप्स बनने पड़े, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया, या हम बोले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिनके अंदर H2S यूज होती है। फिर दूसरा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ऑटोट्रॉफिक या न्यूट्रिशन वाला पॉइंट इसके अंदर होता है, न्यूट्रिशन वाली ऑटोट्रॉफिक वाला, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, नेक्स्ट जो टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
विषम पोषी, ठीक है, विषम पोषी। तो इनके अंदर देखो विषम पोषिता कैसे कैसे पाई जाती है, इसको हम देखें। एक तो बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, विषम पोषी मीन्स जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? मृतोपजीवी, जो फीड ऑन डेड पार्टिकल्स, जो मृत शरीर होता है उसके ऊपर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन, मतलब उसके ऊपर ये अपना भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं जिससे उसका डाइजेशन हो जाता है, और ये कहलाता है सैप्रोफाइटिक। फिर है पैरासाइट, पैरासाइट परजीवी। बहुत सारे जो मोनेरा ऑर्गेनिज्म हैं ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीज पैदा करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे एनिमल्स की अपन बात करें, एनिमल्स के अंदर प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ठीक है। प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज जनरेट करते हैं एज ए पैरासाइट, ठीक है। दूसरा वाला है सिम्बायोटिक, सहजीवी के रूप में। सहजीवी के रूप में इसका एग्जांपल है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये वाला पॉइंट हमने देखा न्यूट्रिशन वाला। इसके अंदर एक और देखो, जैसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, इन दोनों में से कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं? तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं किसकी कंपेरेटिवली? एज ए कंपेरेटिव ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं किसके कंपेरेटिवली? ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी सैप्रोफाइटिक सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक ज्यादा होते हैं एनी अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट हमने देखा। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन को, कि मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू। यहाँ पर अपना चल रहा था मोनेरा, इसमें हमने देखा न्यूट्रिशन तक। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टाइप से जनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल जब दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर इसके अंदर मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये सिंपल होते हैं, तो इनके अंदर मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है कौन सा? एसेक्सुअल वाला होता है, ठीक है। सेक्सुअल भी कुछ हद तक होता है, वो अपन पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है फिजन और बाइनरी फिजन यानी विखंडन, ठीक है। विखंडन के द्वारा एक बैक्टीरिया उसके अंदर सेल डिवीजन से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो ये विखंडन विधि द्वारा इसके अंदर एसेक्सुअल की प्रोसेस भी होती है। ये प्रोसेस होती है फेवरेबल कंडीशन में, ये वाली होती है फेवरेबल कंडीशन में। दूसरा वाला, ठीक है, इसी के अंदर दूसरा है, ये होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन से भी इसके अंदर एसेक्सुअल की प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस होती है कौन सी कंडीशन में? ये होती है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये वाला प्रोसेस कौन सी कंडीशन में होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक सेल है, ठीक है, ये इसका विखंडन हो जाएगा और 2 बैक्टीरिया बना लेगी। तो इस टाइप से ये तो होता है फिजन या बाइनरी फिजन बोल सकते हैं अपन इसको। अब बात करते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन की, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे? जैसे ये एक कोई मीडियम है, ठीक है, कल्चर है,
ठीक है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये कल्चर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर अपन ने एकदम से कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया, ये टेम्परेचर अपन ने कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसा हो गया इसके लिए, ये हो गया अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या हो गई ये हो गई अनफेवरेबल कंडीशंस। अब यहाँ पर ये मान लो ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो मर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पोर्स। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं स्पोर्स। स्पोर क्या होता है, देखो स्पोर जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेते हैं। मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल को एक स्मॉल स्पेस में, छोटी जगह के अंदर समा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अब जो स्ट्रक्चर बन जाती है ये कहलाती है स्पोर। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्पोर। अभी अंदर बन रही है इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर, ठीक है। और ये एंडोस्पोर जब कंडीशंस वापस से फेवरेबल होती हैं तो एक नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाली प्रोसेस, जैसे मान लो बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए यहाँ पर, और कुछ बैक्टीरिया जो बचे, कुछ बैक्टीरिया जो बच जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं स्पोर्स, और वो आगे चल करके नया बैक्टीरिया बना सकते हैं फेवरेबल कंडीशन जैसे आती है, ठीक है। तो ये बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन से भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और वो आती है किसके अंदर, एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस जो होती है, ये वाली प्रोसेस होती है किसके अंदर, बैसिलस के अंदर, और एक क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस की होती है किसके अंदर, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम, इन बैक्टीरियाज के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनके अंदर नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जैसे एक सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस बैक्टीरिया के अंदर कोई बाहर से किसी और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसके अंदर वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर इसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, और वेरिएशन आने से ही ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम बोल रहे हैं कि नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर देखो, ना तो इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पर क्या होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ना ही यहाँ पर क्या होता है मियोसिस होता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर जाइगोट बनता है, और ना ही यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वेरिएशन आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। नॉट ट्रू किस लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। सेक्सुअल को बोल, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर नया ये बनता है बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या आ जाता है, वेरिएशंस आ जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कौन कौन से मेथड से होता है उसको देखते हैं अपन। इसके कौन कौन से मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो, डीएनए को ट्रांसफर करना है, अपन किसको ट्रांसफर करना है, डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो यहां पर डीएनए एंटर फ्रॉम मीडियम, जैसे ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है, कल्चर मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ से ये एक डीएनए बाहर है, तो अगर ये डीएनए इस कल्चर मीडियम में से इसके अंदर जाता है तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। और इस जिससे इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन
जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, यहाँ पर दो बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया के पास में जैसे मान लो ये तो क्या है इसका मेन डीएनए, ठीक है, और इसके पास में होता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, इसलिए यह बैक्टीरिया कहलाएगा एफ पॉजिटिव। और इसके पास में क्या होता है, ये एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, ये इसका मेन डीएनए हो गया। ठीक है, अब इसके पास में ये नहीं होता है, तो इसलिए ये कहलाता है एफ नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये प्लाज्मिड जो है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। कॉन्जुगेशन ट्यूब, अब ये प्लाज्मिड इस कॉन्जुगेशन ट्यूब में से होकर के इधर आ जाता है। अब ये इधर से इधर आ गया, तो ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ वायरस। वायरस की सहायता से अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर अपन डीएनए को ट्रांसफर कराते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसडक्शन। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसडक्शन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये टाइप्स देखे अपन ने कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स अपन ने देखे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है मोनेरा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। यहाँ पर किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, इसको कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अपन। एक है आर्कीबैक्टीरिया, और एक आता है यूबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ पर यूबैक्टीरिया जो है इनको बोलते हैं अपन ट्रू बैक्टीरिया। ये आते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया के अंदर अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर बात करते हैं अपन आर्कीबैक्टीरिया की। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया जो है, आर्कीबैक्टीरिया का हैबिटेट, वही सबसे पहले हैबिटेट। देखो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये पुराने प्रकार के होते हैं, मतलब जब बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन पाई जाती थी, हार्श कंडीशन पाई जाती थी शुरुआती अवस्थाओं में, तब ये बैक्टीरिया पाए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया अभी भी हार्श कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं, वो वहां रह गए, और जहां पर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मतलब कंडीशंस बदल गई, वहां पर ये नहीं रह पाए। मतलब इन बैक्टीरियाज के लिए देखो कंडीशंस कैसी लिए फेवरेबल होती है। इनके लिए हैबिटेट होता है अनएरोबिक कंडीशंस, मतलब एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती है, नो O2, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं ये। दूसरा, यहाँ पर जहां पर हाई टेम्परेचर, इसी के साथ एसिडिक पीएच हो, यानी पीएच बहुत ही कम होनी चाहिए, एसिडिक पीएच लगभग 2 के बराबर होती है। ठीक है, या फिर सॉल्ट होता है वो भी कैसा होता है, हाई, लवणीयता जो होती है वो भी कैसी होती है, हाई। तो ऐसे कंडीशंस में ये रहते हैं। ये सारी कंडीशंस हमारे लिए अनफेवरेबल है, एडवर्स कंडीशन है, लेकिन इन बैक्टीरियाज के लिए ये सारी कंडीशंस कैसी हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं। ये अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ये इनके लिए सर्वाइवल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब यू बैक्टीरियाज और इन आर्कीबैक्टीरियाज में क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। क्या है इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफरेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है, यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, देखो यू बैक्टीरिया में भी अपन ने पढ़ा है
यू बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पर इनके अंदर आर्की बैक्टीरिया में ये बनी हुई होती है सूडोम्यूरिन। सूडोम्यूरिन एक सब्सटेंस है, इसकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पर ये सेल वॉल के अंदर डिफरेंस पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की कि आर्की बैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं। आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं। इनमें से एक है हेलोफाइल्स, एक है हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स सॉल्ट और फाइल्स मीन्स लविंग, मतलब सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाईली सॉल्ट कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हाई सॉल्ट कंडीशन पाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है और इसी के साथ साथ ये ऐसे मतलब सॉल्टी एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टाइप है इनका थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो मीन्स टेम्परेचर और एसिड मीन्स एसिड। ठीक है, तो मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो कहलाएंगे थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ये है थर्मोस्टेबल। इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। ठीक है, जो इनको हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, एक टाइप और है इसका मैथेनोजन। मैथेनोजन मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये मीथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये बनाएंगे मीथेन। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, O2 एब्सेंट होती है। क्या होती है, O2 एब्सेंट, ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है। यहाँ पर मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में ही ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। मतलब कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट अनएरोब्स, मतलब ऑब्लिगेट अनएरोब्स। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होते ही ये अपने आप को मतलब ये डेथ हो जाती है, इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, CO2 से फॉर्मिक एसिड से मेथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CO2 से फॉर्मिक एसिड से ये मेथेन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है एक मैथेनोबैक्टीरियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैथेनोबैक्टीरियम। और कहाँ पाए जाते हैं ये मार्शी एरिया, मतलब एक ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर प्लांट्स पानी के नीचे सबमर्ज होते हैं। पानी के नीचे सबमर्ज्ड एरिया वाले पानी के नीचे सबमर्ज्ड प्लांट्स पाए जाते हैं, उस एरिया के अंदर ये वाले पाए जाते हैं। या फिर ये पाए जाते हैं रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले एनिमल्स के स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा बैक्टीरिया का एक ग्रुप हो गया आर्की बैक्टीरिया। हमारा एक और ग्रुप बचा है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम साथ ही नया एक किंगडम स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा। ठीक है, थैंक यू।